देखो इसमें इस क्वेश्चन को अगर तुम गौर करो, ई नॉट सेल फॉर द सेल नोटेशन Zn प्लस टू, मतलब इस रिएक्शन को देखो तो यहाँ ऑक्सीडेशन, ये सॉल्ट ब्रिज के इधर है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब Zn कन्वर्ट हुआ किस में, Zn प्लस टू में 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर Cu प्लस टू जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कन्वर्ट हुआ किस में, Cu में। दोनों इलेक्ट्रॉन कॉमन है, एक से गुना करके दोनों को जोड़ दिए, तो जोड़ दिए तो हमारा क्या हो गया, ये हो गया Zn प्लस Cu प्लस टू इज इक्वल टू Zn प्लस टू प्लस Cu। इसी के लिए हमको ई नॉट सेल निकालना है, ठीक है। अच्छा, ये जो रिएक्शन है यहाँ क्या हुआ, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, ये कौन है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, और ये है रिडक्शन हाफ सेल है। तो स्वाभाविक है यहाँ पे लिखेंगे तो इसके लिए क्या लिखेंगे, ई ऑक्सीडेशन, या हम लिखेंगे ई Zn प्लस टू ऑक्सीडेशन हुआ है, और यहाँ रिडक्शन हुआ तो क्या लिखेंगे, ई रिडक्शन, या रिडक्शन में कौन किस में कन्वर्ट हुआ, ई नॉट Cu प्लस टू Cu में। तो यहाँ से ई नॉट सेल जब लिखेंगे तो ई नॉट सेल क्या लिखेंगे, ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन, यही मॉडिफाई करके हम फॉर्मूला दिए थे पिछले क्लास में, मतलब ई Zn, ये हम बताए थे, इसमें याद होगा, इस बात का जिक्र हम किए थे, और इसमें हमने बताया था कि ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन, या हमने कहा था, या ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ, ई नॉट कौन, Zn प्लस टू Zn प्लस ई नॉट क्या, Cu प्लस टू Cu, यही पढ़े थे। अब यहाँ से अगर तुम यूज करके चलो डाटा को, तो डाटा में हमको क्या दिया पड़ा है, डाटा देखो, ई नॉट, सोचो हमको चाहिए Zn, यहाँ कौन कन्वर्ट, Zn प्लस टू है ना, ये हमारा कौन है Zn, ऑक्सीडेशन कब होगा, जब Zn कन्वर्ट हुआ किसमें, Zn प्लस टू में, और इस Cu प्लस टू Cu, यही लिखे थे। मतलब पहले हाफ सेल रिएक्शन लिखना है, हाफ सेल रिएक्शन से पता चलेगा कि ऑक्सीडेशन कैसे लिखना है, रिडक्शन कैसे लिखना है। ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन ई सेल के बराबर होगा, पढ़े हैं। अब जैसे यहाँ से तुम यूज कर लेगा तो इस बात का जिक्र अगर तुम यहाँ से कर लो तो अब क्या हो गया, हमको चाहिए Zn प्लस टू, दिया क्या है, Zn प्लस टू Zn दिया है, तो क्या करना होगा, साइन चेंज हो जाएगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, तो कितना हो जाएगा, प्लस 0.76 वोल्ट, अब प्लस Cu प्लस टू Cu चाहिए, दिया क्या है, प्लस टू Cu ही दिया है, ये तो सेम रह गया, तो क्या हो गया, प्लस 0.3 वोल्ट। अब जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 1.1 वोल्ट, यही हमारा आंसर हो गया। तो बात समझा कि नहीं सब, क्या करना है इसको समझ में आए, जो भी सेल नोटेशन दिया था उससे ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिडक्शन हाफ सेल लिख लिए, जोड़ के ई सेल बना लिए, तो ई नॉट सेल इजिकल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन, ई नॉट ऑक्सीडेशन का वैल्यू डाले, ई नॉट रिडक्शन का वैल्यू डाले, ई सेल का वैल्यू आ जाए, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन अगर तुम गौर करते हो, इस क्वेश्चन में क्या है, सेल रिएक्शन दिया है तुमको, क्या, Sn प्लस 4 प्लस ट्वाइस Fe प्लस 2 इज इक्वल टू ट्वाइस Fe प्लस 3 प्लस Sn प्लस 2, तो ये प्लस 4 से प्लस 2 क्या हुआ, रिडक्शन, अब प्लस 2 से प्लस 3 क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, ये ना हुआ। तो अब इसके लिए जब ई सेल लिखोगे, ई नॉट सेल, तो ई नॉट सेल इजिकल टू क्या लिखोगे, ऑक्सीडेशन ये है, ऑक्सीडेशन क्या लिखोगे, ई नॉट क्या, Fe कौन किस में कन्वर्ट हुआ, ऑक्सीडेशन है तो ये इसमें कन्वर्ट हुआ है, Fe प्लस 2 कन्वर्टेड इनटू Fe प्लस 3, प्लस इसमें क्या हुआ, रिडक्शन, तो क्या लिखोगे, ई नॉट Sn प्लस 4 Sn प्लस 2, ये रिडक्शन हो गया। ये लाइन समझ आया सबको, ई नॉट सेल इजिकल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन। अब डाटा में आएंगे कि डाटा दे क्या रहा है,
डाटा में हमको ई नॉट सेल दिया हुआ है कितना, 1.81 वोल्ट इज इक्वल टू Fe प्लस 2 Fe प्लस 3 दिया क्या है, Fe प्लस 3 Fe प्लस 2 दिया, हमको क्या चाहिए, तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना प्लस 0.68 वोल्ट अब प्लस ई नॉट Sn प्लस 4 Sn प्लस 2, तो ये ई नॉट Sn प्लस 4 Sn प्लस 2 इजकल टू क्या हो जाएगा 1.81 माइनस 0.68, इतना क्या हो गया, इतना वोल्ट हो जाएगा। समझ में आया बात। तो जब भी डाटा है पहले रिएक्शन लिखेंगे, सेल रिएक्शन लिखने के बाद वहां से इक्वेशन लिखेंगे और तब डाटा में जाएंगे कि हमको प्रोवाइड क्या किया जा रहा है और हमको क्या चाहिए। अगर उल्टा चाहिए तो साइन चेंज कर लेंगे, चेंज करके फिर हमको क्वेश्चन को मतलब अप्रोच करेंगे। हो गया। अब आता है इसके बाद हम लोग, तो ये ई नॉट सेल या ई सेल इजकल टू ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, कैसे उसको अप्लाई करते हैं, ये बात तो समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है। अब आगे बात आता है इसमें डेरिवेशन नॉस्ट इक्वेशन का, डेरिवेशन, ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे डेरिवेशन ऑफ नॉस्ट इक्वेशन, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन करने का तरीका, डेरिवेशन ऑफ नॉस्ट इक्वेशन। नॉस्ट इक्वेशन, डेरिवेशन ऑफ नॉस्ट इक्वेशन। नॉस्ट इक्वेशन को डिराइव करने के लिए एक थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का एक इक्वेशन यूज करते हैं। टू derive नॉस्ट इक्वेशन केस ऑफ thermodynamic equilibrium, dynamic equilibrium, and its equation is used। यहाँ एक इक्वेशन यूज करते हैं, डेल जी इजकल टू डेल जी नॉट प्लस 2.303 RT log Q, एक इक्वेशन हम यूज करते हैं। ये थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का केस है, वेयर डेल जी हमारा जो है ये है गिव्स फ्री एनर्जी, डेल जी नॉट जो है वो स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी है, ये स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। आर है हमारा गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर इन केल्विन हो गया, केल्विन, और Q जो है वो रिएक्शन कोशिएंट है, ये एक इक्वेशन है, डेल जी इजकल टू डेल जी नॉट प्लस 2.303 RT log Q, जहां पे डेल जी गिव्स फ्री एनर्जी है, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है और Q रिएक्शन कोशिएंट है। तो इनका कैसे यूज करेंगे पहले बताते हैं, पहले इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, फिर इसका यूटिलाइजेशन देखेंगे। पहले इसको लिख लोगे,
चारों को पहले हम बता दे रहे हैं, उसके बाद लिखोगे। देखो अब पहला चीज तो आता है गिव्स फ्री एनर्जी क्या है। तो गिव्स फ्री एनर्जी जो हम लोग यूज कर रहे हैं ऐसे थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़े हुए हैं। गिव्स फ्री एनर्जी बेसिकली जो है, अच्छा नहीं पढ़े हम, गिव्स फ्री एनर्जी जो है जो यूज कर रहे हैं इसको बोलते हैं, ये गिव्स फ्री एनर्जी is the available free energy of a system to do यूजफुल वर्क। किसी भी सिस्टम के पास जो अवेलेबल फ्री एनर्जी होगा, जिसके थ्रू वो सिस्टम अवेलेबल, किसी भी सिस्टम के पास जो अवेलेबल एनर्जी होगा जिसका यूज करके वो काम कर सकता है, उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं, गिव्स फ्री एनर्जी। गिव्स ने बताया था, तो इस फ्री एनर्जी को गिव्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। मतलब डेल जी इज इक्वल टू माइनस डब्लू यूजफुल। सिंपल ऐसे समझो, किसी भी सिस्टम के पास जो भी एनर्जी है जिसको वो काम करने में खर्च करेगा, डब्लू यूजफुल, तो स्वाभाविक है जो भी एनर्जी वो काम में खर्च होगा तो इसमें माइनस साइन लग गया। ठीक है, वर्क जो भी वर्क डन होगा वो ऑन द कॉस्ट ऑफ जो भी सिस्टम के पास फ्री एनर्जी होगा उसी को यूज करके वो काम करने वाला। तो इसी कारण इसको डिफाइन करते हैं, गिव्स फ्री एनर्जी इज द अवेलेबल फ्री एनर्जी ऑफ ए सिस्टम टू डू। मान के चलो मेरे बॉडी पे हम काम कर रहे थे और हम कितना और काम कर सकते हैं, तो स्वाभाविक है जो हमारे बॉडी के अंदर स्टोर्ड एनर्जी होगा उसी को ना यूज कर सकते हैं। तो किसी भी सिस्टम के पास वो स्टोर्ड फ्री एनर्जी जिसका यूज वो फर्दर वर्क के लिए कर सकता है, उसी फ्री एनर्जी को क्या बोलते हैं, गिव्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, अब यूजफुल वर्क, यहां वर्क क्या हो रहा है, ये तो कौन काम कर रहा है यहाँ, सेल, बैटरी। तो बैटरी का वर्क जो होगा वो कौन सा वर्क होगा, इलेक्ट्रिकल वर्क। ये जो वर्क डब्ल्यू यूजफुल यहाँ किसके बराबर होगा, ये इलेक्ट्रिकल वर्क के, किसके, इलेक्ट्रिकल वर्क, मतलब डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल, मतलब डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल। और डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल जो होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क जो हो गया ये, मतलब इलेक्ट्रिकल वर्क जो हो गया ये बराबर होगा किसके, Q इंटू V के, चार्ज इंटू पोटेंशियल। पढ़ा होगा सब, वर्क अभी फिजिक्स में पढ़ रहा होगा सब। वर्क डन जो होता है वहां क्या होता है, Q इंटू V। Q हो गया चार्ज, Q हो गया चार्ज, और V हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब सोचो जब काम हो रहा था सेल, जब बैटरी तुम्हारा काम करेगा, थोड़ा यहां समझाता हूं, जब सेल काम कर रहा होगा, सेल यहां काम कर रहा है, तो सेल जब काम कर रहा होगा, जाए यहां पे भी हम लोग इसमें भी लिखे हैं प्रीवियसली, इसमें जो यहीं पे हम लोग लिखे हैं, इसी रिएक्शन को देखो यहां लिखे हैं। तो सेल काम कर रहा होगा तो चार्ज, कितना चार्ज का एक सेल रिएक्शन में यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, तो टोटल चार्ज जानता है एन, चार्ज क्या होता है, एन इंटू ई, पढ़ा होगा। चार्ज क्वांटाइज होता है फिजिक्स में, अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यही सब पढ़िए रहा होगा। Q इज इक्वल टू एन ई, एन ई मतलब एन हो गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, समझ में आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। तो अब मान के चलो यहाँ कितना एक्सचेंज हुआ, दो, कितना, दो, ऐसे ही मान के चलो। मतलब सिंपल अगर समझो, हम इसमें चार्ज को समझाते हैं। चार्ज जो हो गया यहाँ Q किसके बराबर होगा, चार्ज Q क्या हो गया, तो टोटल चार्ज ऑफ Q यहां जो हो गया, Q क्या है, तो चार्ज ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज्ड, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन exchanged during reaction, सेल रिएक्शन के समय जो, ड्यूरिंग सेल रिएक्शन। Q हमारा जो हो गया वो टोटल ड्यूरिंग सेल रिएक्शन, ड्यूरिंग सेल रिएक्शन।
सेल रिएक्शन, नहीं समझ आ रहा है? चार्ज ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, कितना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होगा? एन इलेक्ट्रॉन। ई किसके बराबर होगा? मान लो कि एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है, इनटू ये क्या हो जाएगा? चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ किसका? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू एन मोल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो गया। टोटल कितना? 2 4 5 6 7 8 मोल एक्सचेंज हो रहा है, तो एन हो गया टोटल कितना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुआ, इंटू 1 मोल का चार्ज, तो टोटल चार्ज यही ना हुआ। समझ आ रहा सबको? अब चलो, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब चार्ज ऑफ, यहां पे थोड़ा सा हम बता दें, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब तुम क्या समझ रहा है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 6, ये सिंपल सा ले लो, तो ये बराबर होगा किसके? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब है, और इसको जब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये बराबर हो जाएगा किसके? बराबर हो गया 96500 कूलम्ब के, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? 1 फैराडे। क्या बोलते हैं? 1 फैराडे। मतलब क्या समझे? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज किसके बराबर? चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर? इतना कूलम्ब, इतना कूलम्ब या 1 फैराडे के बराबर होगा ना। तो क्या हो जाएगा? एन इंटू क्या, सीधा लिख दे 96500 कूलम्ब, या सीधा कह सकते हैं हम क्या, एन फैराडे, इतना इज इक्वल टू 1 फैराडे है ना। तो एन इंटू 1 क्या हो जाएगा? एन फैराडे एन एफ, तो क्यू क्या हो गया? एन एफ। और पोटेंशियल पूरे सेल के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? ई सेल। ई सेल क्या था? टोटल मतलब ड्राइविंग फोर्स जो करंट को एक्सटर्नल सर्किट में पास कराता था, वही ना ई सेल था। तो ई हो गया क्यू हो गया। अब उसके बाद तुम्हारे पास क्या हो गया? भी यहां क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस वो किसके बराबर होगा? ई सेल के बराबर होगा। तो यहां से डेल जी इज इक्वल टू अब क्या हो गया? माइनस डब्ल्यू यूजफुल। डब्ल्यू यूजफुल किसके बराबर? डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल के, और डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल किसके बराबर? क्यू इंटू भी के। क्यू किसके बराबर? एन एफ, और भी के जगह पे क्या हो गया? ई सेल। ये हो गया एन एफ ई सेल। डेल जी इक्वल टू क्या हो गया? ये समझना है बात। क्यू हो गया एन एफ, ये समझा सब? देखो क्यू किसके बराबर? एन एफ के बराबर। डब्ल्यू यूजफुल, डब्ल्यू यूजफुल मतलब डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल फॉर सेल, मतलब सेल के लिए बात कर रहे हैं, फॉर सेल। सेल के लिए डब्ल्यू यूजफुल, डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल, और डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल क्यू इंटू भी। क्यू आ गया कितना? एन फैराडे, और भी हमारा क्या है यहाँ? भी क्या है? ई सेल है। ये समझ आ रहा है? इसी तरह से अगर हम बात कर लेंगे एंड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, अगर हम बात करेंगे अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन अगर बात करेंगे, तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे क्या हो जाएगा? डेल जी नॉट इज इक्वल टू क्या? माइनस एन एफ ई नॉट सेल हो जाएगा, होगा ना। अब चल के देखो, तो डेल जी हमारे पास जो इक्वेशन है इसमें, अच्छा डेल जी जो हमारा है वो रिएक्शन के स्पॉन्टेनिटी को एक्सप्लेन करता है। किसको? मतलब लड़ुआ साथे बैठता है तो समझ में आता है, आगे पीछे बैठल है तब वो खोदा खोदी चल रहा है। तो नहीं के तोरे बोल रहे हैं, लड़ुआ तोरे बोल रहे हैं, वो खोदवा तो तुम हूं रहे हो, खोद हो रहा है तो खोदवा तो मजा ले रहे हो। गोड़ो तू लतिया रहा धीरे धीरे लेड़ा, 1.5 फीटा मार के सोटिया देंगे तोरा हम। बच्चा पढ़े वाला बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो डिस्टर्ब कर रहा है। तोरा तोरा ना नहीं लगता है? एग्जाम के दिन ना पता चल का हो। हाँ तो मजाक है। 1 साल से पहचान, 1.5 साल से तो हल्के में ले रहा है इसको तुम। चल देखो,
तो अब इसको स्पॉन्टेनिटी से रिलेट करते हैं। डेल जी और जी की बात कर लेंगे माइनस एन एफ ई सेल। अब देखो इसको स्पॉन्टेनिटी से मतलब एक बात याद रखोगे, कोई सेल जो अगर हमारा है, सेल काम कर रहा है, क्यों और कब करेगा, एक बात याद रखोगे। बात डेल जी की है तो डेल जी का वैल्यू और प्रोसेस, ये याद रखोगे जी, डेल जी और प्रोसेस। डेल जी की बात अगर कर लेते हैं तो अगर डेल जी का वैल्यू अगर पॉजिटिव है, डेल जी अगर निगेटिव है, डेल जी अगर, तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। क्या होता है? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब खुद ब खुद होगा। अगर डेल जी का वैल्यू पॉजिटिव होता है तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, मतलब कराने के लिए बाहर से कोई फैक्टर चाहिए होगा। और डेल जी का वैल्यू जीरो है, इसका मतलब है कि सेल जो हमारा जो है कोई काम नहीं कर रहा है, मतलब कहाँ पे है? इक्विलिब्रियम पे है। कहाँ पे है? एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, समझाता हूं। देखो अब यहां पे थोड़ा सा समझो, हम ई सेल से रिलेट कर देते हैं, इसको और क्लियरिफाई कर देते हैं। ई सेल इधर ले लेते हैं डेल जी और इधर ले लेते हैं हम प्रोसेस। इस बात को और स्पॉन्टेनिटी का कॉन्सेप्ट जो है उसको हम यहां पे तुमको रिलेट करा रहे हैं, समझा रहे हैं। देखो तीन बातें हो गई। अच्छा, डेल जी का वैल्यू निगेटिव कब आएगा? जब ई सेल पॉजिटिव होगा। अगर ई निगेटिव होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ई प्लस होगा तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, ई जीरो होगा तो जीरो इंटू दिस क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अगर इसका वैल्यू निगेटिव होने के लिए या लेस देन जीरो होने के लिए हमारा इसका वैल्यू पॉजिटिव या ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। समझ आ रहा है? तो प्रोसेस क्या होगा? स्पॉन्टेनियस। अच्छा, स्पॉन्टेनियस का मतलब तुम क्या समझ रहे हो? सेल, कोई सेल स्पॉन्टेनियस है मतलब सेल अपने आप काम कर रहा है, और सेल काम करेगा तो वो क्या होगा? डिस्चार्ज होगा। क्या होगा? सेल इज डिस्चार्जिंग। स्पॉन्टेनियस कहने का मतलब तुम यहां क्या समझोगे? सेल इज डिस्चार्जिंग। और सेल इज डिस्चार्जिंग का मतलब तुम क्या समझोगे? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करेंट डेंसिटी डिक्रीजेज। सेल अगर डिस्चार्ज हो रहा है धीरे धीरे, इस लाइन का मतलब क्या समझ रहे हो? कि धीरे धीरे उसके करंट देने की क्षमता कम होती जा रही है। ये लाइन समझ में आया? सिमिलरली अगर हम बात करेंगे ई सेल का वैल्यू निगेटिव या लेस देन जीरो होगा तो डेल जी का वैल्यू पॉजिटिव या ग्रेटर देन जीरो आएगा। इसका मतलब है कि प्रोसेस क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस है। इसका मतलब है क्या? सेल इज चार्जिंग। सेल हमारा चार्ज हो रहा है, करंट डेंसिटी बढ़ रहा है कि फिर फर्दर वो काम करेगा। और ई सेल का वैल्यू जीरो होगा तो डेल जी का वैल्यू क्या होगा? जीरो होगा। और प्रोसेस कहां पे होगा? इक्विलिब्रियम पे होगा। प्रोसेस कहां होगा? एट इक्विलिब्रियम। ठीक है। अच्छा, इक्विलिब्रियम का मतलब ना सेल अब चार्ज होगा ना ही सेल डिस्चार्ज होगा। मतलब क्या? सेल डेड हो चुका है। सेल बिकम्स डेड। इस लाइन का मतलब हम समझेंगे सेल बिकम्स डेड। तो एक लाइन यहां पे अगर तुमको समझना है कि अगर कोई सेल को काम कराना है, अगर किसी सेल से हम काम चाह रहे हैं तो उस सेल को क्या होना चाहिए? सेल को क्या होना चाहिए? स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। अरे सेल काम कर रहा है, इसका मतलब क्या? डिस्चार्ज हो रहा है। सेल चार्ज हो रहा है मतलब काम नहीं कर रहा है, उसको तुम बाहर से एनर्जी दे, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। कोई पूछेगी सेल कब काम करेगा? स्पॉन्टेनियस होगा मतलब डिस्चार्ज होगा। और कब होगा? जब ई सेल का वैल्यू पॉजिटिव होगा। क्या होगा? तो ई सेल का वैल्यू जो हम निकाल रहे हैं अगर वो निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि वो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है, वहां सेल काम नहीं करेगा। कोई पूछ दे कि सेल कब काम करेगा तो कहेंगे ई सेल का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। समझ आ रहा है? जब भी सेल से काम कराना है तो उसके ई सेल का वैल्यू हमको क्या लाना होगा? पॉजिटिव लाना होगा, तब जाके उस सेल काम करेगा, नहीं तो उस सेल काम करने वाला नहीं है। इतना लाइन समझ जाए? चलो तो पहले इतना को उतारो, फिर आगे बढ़ते हैं। हेलो, डेरिवेशन की तरह बढ़ने वाले हैं, उसके लिए कुछ टर्म्स आ रहा है, पहले उसको एक्सप्लेन कर रहा है।
एनर्जी पे डिपेंड करेगा, हाँ। जूल भी ले सकते हैं, कैलोरी भी ले सकते हैं। जनरली 8.314 लेंगे। हो गया, ये लिख लिया, आगे बढ़ाए। नेक्स्ट। इतना बात समझ में आ गया सबको? डेल जी और डेल जी नॉट का कहानी तो समझ में आ गया, उसका स्पॉन्टेनिटी से क्या रिलेशन है वो समझ में आ गया। ई सेल से सेल काम करेगा कि नहीं करेगा उसका आइडिया समझ में आ गया। एक टर्म क्यू है, तो रिएक्शन कोशिएंट हम ऑलरेडी केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर जब पढ़ रहे थे, तो केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में इस टर्म का ऑलरेडी हमने जिक्र किया था। ये वाला ये जो टर्म है क्यू, रिएक्शन कोशिएंट है ये, इस बात का जिक्र हम लोग ऑलरेडी किए हुए हैं। रिएक्शन कोशिएंट क्यू, रिएक्शन कोशिएंट ये हो गया क्यू। तो क्यू का अगर हम आइडिया लेते हैं तो बेसिकली हम लोग बताए थे कोई रिएक्शन अगर लिखा हुआ है और ए प्लस बी ये कन्वर्ट हुआ किस में, सीसी में कन्वर्ट हुआ, ये गैसियस रिएक्शन है, होमोजेनियस इक्विलिब्रियम है। तो हम बताए थे कि अगर एट इक्विलिब्रियम मतलब इक्विलिब्रियम पे लिखेंगे, कहाँ पे, इक्विलिब्रियम पे, तो क्या लिखेंगे, के इक्विलिब्रियम लिखेंगे। अगर डाटा इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सी इक्विलिब्रियम टू द पावर सी बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम टू द पावर ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम टू द पावर बी, ये कहाँ पे लिखेंगे, ये इक्विलिब्रियम पे है, ये जो है एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे ये बातें हो गई। और इसी को किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे लिखेंगे, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हम लिख रहे हैं, तो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे लिखेंगे तो उसको हम बोलते हैं क्यू। क्या बोलते हैं, क्यू। क्यू क्या हो गया, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कहाँ पे, टी टाइम पे, किसी भी एक्स वाई जेड टाइम पे होगा तो उसको क्यू बोलते हैं। और वही जब इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया तो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। अंतर यही होता है, टी टू द पावर सी बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर क्या हो गया, बी हो गया, ये हो गया क्यू। और यही बताए थे इक्विलिब्रियम पे हमेशा क्यू किसके बराबर होता है, इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया तो टी इक्विलिब्रियम के बराबर हो गया, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। क्लियर है? ध्यान ये रखना है जब हम लिखते हैं, एक चीज और हम लिखने में बताए थे कि हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम के केस में प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की एक्टिविटी ऑलवेज 1 लेके चलते हैं। मतलब ये इन केस ऑफ हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम मतलब फेज जो होगा इक्वल और ग्रेटर देन 2 फेज हो। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम एक्टिविटी ऑफ प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड
और प्योर लिक्विड इज ऑलवेज टेकन एज यूनिटी। ये ऑलवेज किसकी तरह लिया जाएगा? वन लिया जाता है। ठीक है, इसको समझाते हैं। देखो, इस बात को समझो। जैसे हमने N2 गैस प्लस थ्राइस H2 गैस इजकल टू क्या लिख दिया? ट्वाइस NH3 गैस। या सब गैसियस फेज है, मतलब फेज वन है, होमोजीनियस है। तो यहाँ क्यू लिखेंगे तो क्यू क्या लिखेंगे? अमोनिया का कंसंट्रेशन प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, कोफिशिएंट कितना है? 2। तो पावर में क्या लिखाएगा? 2 अपॉन नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन टू द पावर 1 और कंसंट्रेशन ऑफ H2 टू द पावर क्या हो गया? 3 हो जाएगा। ठीक है, ये क्यों लिखे हैं? ठीक है, ये ऑलरेडी हम इक्विलिब्रियम में पढ़ाए हुए हैं। जो लोग नए हैं, जो 12th में डायरेक्ट आए हैं, उनके लिए हम इतना बता दिए हैं कि ख्याल रखेंगे। अब यही चीज अगर तुम लिखोगे, कोई रिएक्शन है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड टूटा किस में? कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस किस में? CO2 गैस में। तो क्या हो गया? हेट्रोजीनियस है। इस रिएक्शन में प्योर सॉलिड जो भी है उसकी एक्टिविटी क्या होगी? 1। तो यहाँ पे Q क्या लिखोगे? इसका एक्टिविटी 1 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 द पावर 1 और बाई क्या हो गया? इको जी है सॉलिड, तो इसकी भी एक्टिविटी क्या हो जाएगी? 1 होगी। समझ आ रहा है? किसी भी होमोजीनियस इक्विलिब्रियम में सब का लिखा जाएगा, लेकिन हेट्रोजीनियस का मतलब एक से ज्यादा फेज। जैसे सॉलिड और गैस दोनों फेज हो गया ना, तो उस केस में केवल गैसियस फेज का लिखना है। ठीक है, आयन आयन जो है वो लिक्विड फेज नहीं हुआ। आयन आयन है जो पानी में डिजोल्व है, वो अलग बात हो गया। जैसे ये देखो, एक रिएक्शन लिखते हैं। यही अगर हम लिखते हैं Zn सॉलिड प्लस Cu प्लस 2 एक्वस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? Zn प्लस 2 एक्वस प्लस क्या? Cu सॉलिड। अगर हम इसके लिए Q लिखने जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे? देखो, ये कोची है? एक्वस है, मतलब आयन है। तो आयन लिक्विड नहीं है। ये एक्वस का मतलब पानी में घुला हुआ है। तो यहाँ कौन हो गया? Zn क्या लिखोगे? Zn प्लस 2 टू द पावर 1 इंटू ये कौन सी है? सॉलिड की एक्टिविटी 1 पाई, ये कौन सी है? सॉलिड, उसकी एक्टिविटी 1 इंटू Cu प्लस 2 का कंसंट्रेशन। बात समझ में? तो पावर 1 ये ऐसे लिखेंगे हम। अरे बात समझा? कोई अगर सारा आयन है, जैसे यही लिख दिए Sn प्लस 4 एक्वस प्लस ट्वाइस Fe प्लस 2 एक्वस इज इक्वल टू ट्वाइस Fe प्लस 3 एक्वस प्लस Zn Sn प्लस 2 एक्वस। तो सब आयन है, फिर क्या हो गया? सेम फेज हो गया। नहीं हो गया सब फेज? अरे सब एक्वस से फेज ना हो गया। तो इसके लिए Q क्या लिखेगा? बोलो। तो ये लिखेगा Fe प्लस 2 प्लस 3 टू द पावर 2 इंटू Sn प्लस 2 टू द पावर 1 बाई Fe प्लस 3 टू द पावर Fe प्लस 2 टू द पावर 2 और इधर Sn प्लस 4 टू द पावर 1। ऐसे लिखेंगे। समझ आ रहा है? यहीं पे अगर हम लोग लिखा रहेगा H2 गैस इज इक्वल टू क्या हो गया? ट्वाइस H प्लस एक्वस और प्लस क्या हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन। तो प्योर सॉलिड या लिक्विड नहीं है? ये प्योर सॉलिड है। जैसे कहीं रिएक्शन में लिखा रहेगा H2O लिक्विड, तो समझेंगे प्योर लिक्विड है। एक्वस का मतलब ये आयन पानी में घुला हुआ है। तो इसके लिए जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इसके लिए लिखेंगे Q इज इक्वल टू H प्लस टू द पावर क्या गो? 2 अपॉन को चाहिए गैस। तो गैस का पार्शियल प्रेशर अगर हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम है, उसमें गैस का पार्शियल प्रेशर कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो Q कैसे लिखेंगे वो समझ में आया? अरे Q क्या है? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। अगर होमोजीनियस है तो सबके लिए लिखना है, हेट्रोजीनियस है तो उसमें जो प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड है उसका एक्टिविटी 1 कंसीडर करके चलना है। इतना बात ख्याल रखना है। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने वहां पे ये इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा रखा है। थोड़ा सा इस बात को भी लिख लो। फिर अब हम डेरिवेशन की तरफ मूव करने वाले हैं। पहले उतार लो इसको।
बढ़ाए। एग्जाम्पल लिख लोगे, कैसे क्यू लिखोगे उसका एक आइडिया दिए हैं, इसको ख्याल रखोगे। तो नॉस्ट इक्वेशन जो डेरिवेट जो बात था, थोड़ा सा हम इसको एक्सप्रेस कर दे। डेल जी इजकल टू क्या लिखे थे, 2.303 RT लॉग क्या था, लॉग क्यू था। अब डेल जी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, माइनस एन एफ ई सेल इजकल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस 2.303 RT लॉग क्यू लिख सकते हैं। और यहां से माइनस एन एफ, पूरे इक्वेशन को -1/NF से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस, एन एफ कट गया तो क्या बचा, ई सेल इजकल टू, यहाँ पे भी क्या बचा, ई नॉट सेल, ये माइनस हो गया तो इधर हो गया माइनस 2.303 RT अपन क्या हो गया, NF लॉग क्यू हो जाएगा है। तो यहाँ पे अगर चलेंगे तो ई सेल इज इक्वल टू क्या, ई नॉट सेल माइनस 2.303 इंटू 8.314 इंटू टेम्परेचर, कैलविन में टेम्परेचर यूज करेंगे तो कैलविन कितना, 25 डिग्री सी का मतलब 98 कैलविन, समझ आ रहा है। टेम्परेचर कहाँ पे, स्टैंडर्ड कंडीशन में 25 डिग्री सी है, और बाई क्या होगा, एन इंटू 961 फैराडे 96500 कूलम, इधर क्या हो जाएगा, लॉग क्यू। समझ में आए बात। स्टैंडर्ड कंडीशन पे आर का वैल्यू तो पता ही है, स्टैंडर्ड कंडीशन टेम्परेचर 25 डिग्री सी, सेल बैटरी कहाँ होगा 25 डिग्री पे, और फैराडे 1 फैराडे इतना कूलम, सब एसआई में डाल दिया। इसको, ये जो डाटा हमारे पास आ रहा है इस डाटा को कैलकुलेट कर, यही ना ये हमारा नोन है, इस डाटा को कैलकुलेट कर लेंगे तो ई सेल इजकल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू, एन लॉग क्यू। इसी इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉस्ट इक्वेशन बोलते हैं, नॉस्ट इक्वेशन बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड नॉस्ट इक्वेशन, ठीक है। इसी इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉस्ट इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है, यह है नॉस्ट इक्वेशन। लिख लेंगे इसको और लिख के यही तक रहने देंगे। अगले क्लास में इसका एप्लीकेशन कैसे फुल सेल में करते हैं, हाफ सेल में भी कैसे करते हैं, इस सब का जिक्र हम लोग अगले क्लास में करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है।